नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी फाइनल ईयर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट डे आपने इसमें केमिकल काइनेटिक्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, जिसमें सबसे फर्स्ट टर्म जो आई वो हमारे सामने थी रिएक्शन वेलोसिटी। तो उसके बारे में पढ़ा कि इकाई समय में कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज रिएक्शन वेलोसिटी कहलाता है। यदि वो रिएक्टेंट के संदर्भ में आप देख रहे हो तो उसके लिए हम लिखते हैं माइनस डी अपॉन में डी टी, और यदि आप उसको प्रोडक्ट के रेफरेंस में देखते हैं तो आप लिखते हैं प्लस डी अपॉन डी टी। इसके अलावा आपने रिएक्शन वेलोसिटी को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले आपने रिएक्टेंट के नेचर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बारे में देखा। इसके अलावा आपने टेम्परेचर इफ़ेक्ट, कैटालिस्ट इफ़ेक्ट, मीडियम की पीएच, रेडिएशन इफ़ेक्ट, प्रेशर ऑफ द रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि ये किस तरह से रिएक्शन वेलोसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रेट लॉ या कहें कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट। तो वेग पर सांद्रता की निर्भरता समझाने के लिए सर्वप्रथम गुल्डबर्ग वागे ने एक नियम दिया था, जिसे हम कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। यह नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी उसमें उपस्थित क्रिया कारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होती हैं, या कहें कि रिएक्शन की वेलोसिटी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यदि हम एक एग्जांपल लें, एक जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए के ए मोल, बी के बी स्मॉल बी मोल तथा रिएक्टेंट सी के सी मोल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसके संदर्भ में यदि आप रिएक्शन वेलोसिटी देखें तो मैं लिख सकती हूँ अभिक्रिया वेग अर्थात dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन की पावर A, रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन की पावर B, रिएक्टेंट C की कंसंट्रेशन की पावर C, अर्थात dx अपॉन में dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C की पावर C। जब आप इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ एक समानुपाती स्थिरांक आएगा, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल k से। अर्थात हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k A की पावर A इंटू रिएक्टेंट B की पावर B इंटू रिएक्टेंट C की पावर C। यहाँ k समानुपाती स्थिरांक कहलाता है, या इसको वेग स्थिरांक या वेग गुणांक भी कहते हैं। और यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पर सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यदि एक इकाई है तो अभिक्रिया वेग रिएक्शन वेलोसिटी कोफिशिएंट के बराबर होगा। उस केस में वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जहाँ प्रत्येक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इकाई होती है। इस इक्वेशन 1 को हम वेग नियम या रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। उसके बाद ये तो हुई बात कंसंट्रेशन डिपेंडेंस की। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो सबसे पहले मैं यदि अभिक्रिया वेग की इकाई के बारे में बात करूं तो हम पढ़ के आए हैं अभिक्रिया वेग होता है इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अर्थात dc अपॉन dt सांद्रता बटे समय। और सांद्रता की इकाई आपको पता है होती है मोल प्रति लीटर, और समय आप घंटे में भी ले सकते हैं, मिनट में भी और सेकंड में भी। तो मैं फाइनली इसकी यूनिट लिख सकती हूँ रिएक्शन वेलोसिटी की मोल प्रति लीटर प्रति समय। ये बात हुई रिएक्शन रेट की।
अब नेक्स्ट हम देखें स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की यूनिट को। तो अभी आप देख के आए हैं कि रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर n। अर्थात मैं लिख सकती हूँ के या कहें स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू रिएक्शन वेलोसिटी अपॉन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर n। आप अभिक्रिया वेग की इकाई पढ़ के आए हैं मोल प्रति लीटर प्रति समय। तो मैं यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जगह लिखती हूँ मोल प्रति लीटर प्रति समय, और बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर की पावर n। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वेलोसिटी कोफिशिएंट की यूनिट मिलेगी मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और समय की पावर -1। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेग नियतांक का मात्रक निर्भर करेगा कि वह अभिक्रिया या कहें उस अभिक्रिया का वेग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कितनी घातों पर निर्भर कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ आपने यूनिट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर। इसको बोलते हैं कोटि। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में उपस्थित क्रिया कारकों की सांद्रता के घातांकों के योग के बराबर होता है। यदि अभिक्रिया वेग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा या उसकी जीरो घात के समानुपाती है तो हम उससे नाम दे देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि क्रियाकारक की प्रथम घात के समानुपाती है तो उसे नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि द्वितीय घात के समानुपाती है उसे नाम देते हैं हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि यदि रिएक्शन वेलोसिटी और सांद्रता में संबंध एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे अवकल वेग समीकरण कहते हैं, और उस अवकल वेग समीकरण में अभिक्रिया वेग जितनी क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है वो उसकी कहलाती है कोटि। एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम इसको समझें तो कोई रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट काम आ रहे हैं ए और बी, और रिएक्शन वेलोसिटी क्रियाकारक ए और बी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ अभिक्रिया की कोटि होगी 2। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि एक एक्सपेरिमेंटल राशि है। अर्थात आप जनरली इस रिएक्शन को किसी भी रिएक्शन को देख के उसकी कोटि को निर्धारित नहीं कर सकते, आपको उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखनी होगी। और अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक हो यह भी ज़रूरी नहीं है, यह नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि पैरा हाइड्रोजन को जब आप गर्म करते हो तो वो ऑर्थो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन से मतलब है उनके स्पिन में चेंज हो जाता है, उनकी चक्रण क्वांटम संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो इस अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें फ्रैक्शन में प्राप्त होती है 3/2 या कहें 1.5। ये तो हुई कोटि। अब नेक्स्ट बात हम करें मॉलिक्यूलरिटी की, अणु संख्यता। तो क्या होती है अणु संख्यता? किसी भी मूल रासायनिक अभिक्रिया में जितने क्रियाकारक अणु भाग लेते हैं उनकी कुल संख्या अणु संख्यता कहलाती है। यदि यह संख्या या कहें क्रियाकारक अणुओं की संख्या 4 या उससे अधिक होती है तो उन अणुओं में आपस में टक्कर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अतः अधिक अणु संख्यता की मूल रिएक्शंस हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इनको एग्जाम्पल से समझें। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, वो टूटकर हाइड्रोजन पानी और ऑक्सीजन बना रहा है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी 1।
तो इसे हम नाम देते हैं एकाणुक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें केवल एक ही क्रियाकारक अणु भाग ले रहा है। उसी तरह दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो इसकी रिएक्शन की अणु संख्या होगी 2। इसे कहते हैं द्विअणुक रिएक्शन। इसी तरह आप त्रिअणुक रिएक्शन भी देख सकते हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल यदि स्टेनस क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड बनाते हैं, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी 3। जनरली मूल रिएक्शंस को हम देखें तो उसकी कोटि और अणु संख्या ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होती है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये संभव नहीं है। तो वे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस होता है उन्हें कहते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आपने इसका वेल नोन एग्जाम्पल पढ़ा होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जहाँ एस्टर के हाइड्रोलिसिस में पानी भी काम आ रहा है और उससे आपको मिल रहा है एसिटिक एसिड और एल्कोहल। जनरली आप इसको देखो तो देख के आप कहोगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होती है लेकिन इसका ऑर्डर 1 होता है। इसका कारण ये क्या है कि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत अधिक होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, या कहें आप इन रिएक्शंस में जल इतना अधिक मात्रा में लेते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो मापनीय अवस्था में नहीं प्राप्त होता। तो केवल यहाँ एस्टर की कंसंट्रेशन में चेंज होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन केवल एस्टर की कंसंट्रेशन के प्रथम घात के ही समानुपाती होती है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की केवल 1 घात के समानुपाती है और यहाँ मॉलिक्यूलरिटी है 2। तो ये दोनों एग्जाम्पल स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को बताते हैं। फाइनली यदि आप अब रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस देखें तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन में भाग लेने वाले टोटल नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि ऑर्डर उस रिएक्शन में भाग लेने वाले उन अणु, परमाणु या आयनों की संख्या है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अर्थात मॉलिक्यूलरिटी में ज़रूरी नहीं है कि जितने अणु या आयन भाग ले रहे हैं उन सभी पर रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करे, लेकिन ऑर्डर में जितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं उन सभी पर रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड करती है। उसी तरह नेक्स्ट इसमें डिफरेंस देखें तो मॉलिक्यूलरिटी एक सैद्धांतिक, एक थ्योरेटिकल स्टेप है जिसे आप मूल अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल स्टेप है। नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूलरिटी का मान आपको हमेशा पूर्णांक में मिलेगा। पूर्णांक से मतलब है 1, 2, 3, 4। यह कभी मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होगी। मॉलिक्यूलरिटी 0 होने से मतलब है कि उसमें कोई रिएक्टेंट भाग ही नहीं ले रहा। जब रिएक्टेंट ही भाग नहीं लेगा तो वो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी का मान कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा, जबकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 भी प्राप्त हो सकता है, 0 भी प्राप्त हो 0 भी प्राप्त हो सकता है, फ्रैक्शन में भी प्राप्त हो सकता है और पूर्णांक में भी प्राप्त हो सकता है। इसी तरह मॉलिक्यूलरिटी कभी भी आपको नेगेटिव प्राप्त नहीं होती, लेकिन ऑर्डर आपको नेगेटिव भी प्राप्त हो सकता है। तो आज हमने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।